आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मे द डेविल टेक यू 2 जो है मे द डेविल टेक यू 1 का सीक्वल। तो फिल्म की शुरुआत होती है गदिश को दिखाकर जो कमरे के अंदर अकेला बैठा था। उसे देखकर लगता है किसी चीज का एक डर उसके मन में काम कर रहा है। तभी घर में आगमन होता है ड्यूई का। गदिश उसे देखते ही कहता है वह फिर से वापस आ गया है, वह मुझे छोड़ेगा नहीं। यह बात सुनकर ड्यूई उसे शांत करता है और कहता है यह किसी भी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि 15 साल पहले जो घटित हो गया है उसका रिपीटिशन कभी नहीं हो सकता। तभी गदिश अपने शरीर के घाव दिखाकर कहता है इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? और वह देखो, वह हमारी तरफ देखकर कैसा हंस रहा है। ड्यूई दरवाजे के सामने जाकर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। गदिश की यह हालत देखकर ड्यूई रात उसके साथ गुजारने का फैसला लेता है। गदिश सो जाता है तो ड्यूई के फोन पर आए कॉल रिसीव कर हॉलवे में टहलने के दौरान उसकी नजर सामने टेबल पर रखे कुछ पेपर कटिंग्स पर पड़ती है। वहां अल्फी और नाडा की तस्वीर के साथ लेस्माना फैमिली की अजीब मौत के बारे में लिखा था। तभी ड्यूई कुछ सुनकर उस तरफ देखता है तो मूवी का सीन कट होकर गदिश को दिखाया जाता है। इतनी देर में सुबह हो गई है। बालकनी में आने पर देखता है फर्श पर खून पड़ा हुआ है और वह ऊपर से गिर रहा है, क्योंकि ऊपर अटका था ड्यूई का क्षत विक्षत शव, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे किसी डेमोनिक रिचुअल के लिए मारा गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मे द डेविल टेक यू 1 के दो मुख्य कैरेक्टर अल्फी और नाडा को। वे पुरानी घटना भूलकर नए रूप में लाइफ शुरू कर चुके हैं। रात में सोते समय अल्फी फुसफुसाहट की आवाज सुनकर सोचती है कि ये उसके मन का भ्रम है, लेकिन टेबल लैंप का स्विच ऑफ करते ही अचानक लगता है उसके पास कोई लेटा हुआ है और तभी पीछे से एक भयानक एंटिटी उसके कान में फुसफुसाकर कहती है डेविल्स चाइल्ड। वह डरकर उठकर बैठती है तो कमरे में कुछ अजनबी लोग प्रवेश कर उसे किडनैप कर जंगल के अंदर एक घर में ले आते हैं। काफी समय बाद होश आने पर खुद को बंधा हुआ देखकर नाडा के बारे में पूछती है तो जेनर वहां प्रवेश करता है। अल्फी पूछती है ये कहाँ है? जेनर हालांकि पहले उससे माफी मांगकर कहना शुरू करता है कि यह घर दरअसल पहले एक अनाथ आश्रम था, जिसके तत्वावधान में एक कपल थे। उनके कोई बेबी न होने के कारण उन्होंने यह अनाथ आश्रम शुरू किया। हर एक बच्चा समय के साथ अडॉप्ट हो गया, मगर रह गए ये 7 जन। फलस्वरूप वे यहीं बढ़कर बड़े होते हैं। लेकिन पत्नी की मौत के बाद वह आदमी यानी अय्यूब के अंदर कुछ अजीब बदलाव आते हैं, क्योंकि वह उन पर शारीरिक यातना करता था और अगर कोई बात नहीं सुनता था तो अंधेरे रूम में बंद कर भूखा रखा जाता था। अत्याचार से खुद को बचाने के लिए इन 7 जनों ने अय्यूब को जलाकर मार डाला। कहानी खत्म कर वे अल्फी को पहनने के लिए नई ड्रेस देकर चले जाते हैं। ड्रेस चेंज कर अकेली ऊपर रूम में आने पर कमरे में पड़ी हर एक चीज देखने के दौरान उसकी पीछे अय्यूब की प्रेजेंस हम देखते हैं। वह अल्फी को हॉन्ट करता है। बहुत डर के मारे रूम से बाहर निकलकर नाडा को ढूंढती है तो देखती है उनके साथ नाडा सेफ है। अब सब एक साथ बैठते हैं तो जेनर कहता है हमें लगता है अय्यूब की सोल वापस आ गई है और पहले उसने गदिश को अपना शिकार बनाया। जेनर के अनुसार सब कुछ के पीछे ब्लैक मैजिक है और चूंकि अल्फी को इस विषय में एक्सपीरियंस है, इसी वजह से उसे लाया गया है। यह कहकर उसकी तरफ एक डायरी बढ़ाते ही वह उसे देखते ही डर जाती है, क्योंकि यह वह डायरी है जो उसके पिता यानी लेस्माना के घर से मिली थी और उस पर उस महिला की तस्वीर बनी थी यानी प्रीस्टेस की, जिसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था। इसे देखते ही अल्फी बहुत डर के मारे बाहर आकर उल्टी कर देती है। बुद्धि उसे संभालने आती है तो अल्फी पूछती है ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? बुद्धि कहती है बचपन में इस घर में उसने एक लेडी को देखा था और उन्होंने अय्यूब को किताब दी थी और यह वही प्रीस्टेस है। बुद्धि को लगता है अय्यूब ने अपनी डेड वाइफ को जीवित करने के लिए इस लेडी को बुलाया था। अल्फी हालांकि इस विषय में श्योर नहीं थी, क्योंकि लेस्माना ने उसे अपने लोभ को मिटाने के लिए बुलाया था। तभी बुद्धि का वॉकी टॉकी बज उठता है। चूंकि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, इसलिए वही एकमात्र कनेक्टिविटी का माध्यम था। दरअसल बाकी लोग इस घर के नीचे एक रहस्यमय बेसमेंट में उतरने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ कुछ न कुछ है। वहाँ ब्लैक मैजिक रिचुअल के कुछ साइन हैं, यानी उनका संदेह एकदम सही है। हो सकता है सब कुछ की स्टार्टिंग यही जगह है। अब उस डायरी को लेकर सब रिसर्च करने बैठते हैं तो जानते हैं कि शैतान का स्लेव बनने के लिए एक विशेष रिचुअल करके शैतान के उद्देश्य में कुछ कुर्बानी देनी होती है। उनके अनुसार अय्यूब उन 7 जनों को शैतान के लिए कुर्बानी देना चाहता था और कोई डीमन वॉरशिपर अगर कर्स्ड देता है तो उसको खंडन करने के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो शैतान से सरवाइव कर चुका हो, और इसी वजह से अल्फी को बुलाया गया है। मार्था डायरी में लिखा मंत्र अल्फी को पढ़कर वहां लिखा रिचुअल करने को कहती है। अल्फी फिंगर काटकर वहां ब्लड लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू करती है तो एक विजन देखती है जहां ये 7 जन बेसमेंट में अय्यूब को जलाकर मार चुके थे। लेकिन मरने से पहले अय्यूब कह जाता है डीमॉन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी टेम्परेचर कम होना शुरू होता है और पास रखा वॉकी टॉकी बज उठता है। बुद्धि उसे रिसीव करती है तो अय्यूब हंसकर कहता है मेरे पास क्रिस्टी है। बात खत्म करते ही बेसमेंट से निकलने का दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में मौजूद सारा फर्नीचर इधर उधर हवा में उड़ने लगता है। तब एक शो प्लेट उड़कर जेनर की तरफ आती है तो वह बैठ जाता है, जिससे किसी तरह इस सफर में बच जाता है, लेकिन एक इनविजिबल पावर उसका गला दबा देती है। बुद्धि और अल्फी उसे बचाने जाते हैं तो अय्यूब जेनर का सिर फर्श पर हिट करके फोड़कर मार डालता है।
दूसरी तरफ नाडा नीचे बेसमेंट की आवाज सुनकर क्रिस्टी को बेसमेंट का दरवाजा खोलने को कहती है तो अय्यूब क्रिस्टी को पसेस्ड कर दरवाजा लॉक कर देता है। अब वह नाडा को मारने आता है तो वह किसी तरह खुद को बचाकर एक रूम में घुसकर दरवाजा लगा देती है तो क्रिस्टी दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करती है। नाडा अलमारी के ऊपर छिपी होती है, फिर भी क्रिस्टी उसे देख लेती है और वह धीरे धीरे वहां चढ़ने की कोशिश करती है तो नाडा उसके ऊपर अलमारी गिराकर वहां से बाहर आती है तो घटनास्थल पर अल्फी आकर क्रिस्टी को हथौड़ी से पीटकर मार डालती है। लेकिन मौत से पहले वह कह जाती है, मुझे मारकर कुछ नहीं होगा, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब वे क्रिस्टी की डेड बॉडी दफनाने के लिए इंतजाम करते हैं। इन सब के बीच अल्फी देखती है गदिश उस डायरी को एक हाथ में पकड़कर अपनी फिंगर काट रहा है और उस फिंगर पर कपड़ा लपेटा हुआ है। इतने में एक दूसरे पर अविश्वास पैदा होता है क्योंकि ऑलरेडी 2 लोग मर चुके हैं, यानी रिचुअल उन पर ही फाइट बैक कर रहा है। इसलिए अल्फी नाडा को लेकर यहाँ से चले जाना चाहती है तो बुद्धि इसमें अग्री करती है। इसलिए अल्फी को छोड़ने जाती है तो देखती है गाड़ी किसी ने नष्ट कर दी है। बुद्धि इस बारे में पूछने के लिए अंदर जाती है तो अल्फी पीछे नाडा की जगह प्रीस्टेस को बैठा हुआ देखती है, लेकिन पीछे घूमती है तो देखती है वहां कोई नहीं है। मन का भ्रम सोचकर खुद को शांत करती है तो गाड़ी के साइड से प्रीस्टेस आकर उसे डरा देती है। इसके बीच वह एक विजन देखती है जहां प्रीस्टेस उसे हॉन्ट करती है। इसके बाद अल्फी खुद को एक रूम के अंदर खड़ी देखती है जहां सामने बैठे थे उसके माता पिता। मिस्टर लेस्माना कहता है वह तुम्हारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है और वह तुम्हारी कुर्बानी चाहता है। यह बात सुनकर अल्फी कहती है ये सब कुछ की स्टार्ट हुई थी तुमसे, तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। लेस्माना कहता है मैंने बहुत ट्राई किया सभी को बचाकर इससे निजात पाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुआ। तभी पीछे से अय्यूब अल्फी का हाथ पकड़ता है तो जलना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही पल विजन टूटता है तो अल्फी ध्यान करती है उसके हाथ पर सच्ची में जलने का दाग। हालात खराब होते देखकर बुद्धि सबको बुलाती है और चूंकि मार्था इस किताब के बारे में सब कुछ जानती थी इसलिए अल्फी उससे मदद मांगती है। तब ध्यान पड़ता है गदिश यहाँ नहीं आया है, फलस्वरूप लियो उसे ढूंढने जाता है। किताब के बारे में मार्था के साथ डिस्कस करने के दौरान ध्यान करती है मंत्र की उस जगह पर एक और खून का निशान है। तभी अल्फी को गदिश की याद आती है क्योंकि उसने उसके अंगूठे पर कपड़ा लपेटा हुआ देखा था। मामला संदिग्ध है, इसलिए मार्था से उनके बचपन की कुछ तस्वीरें मांगती है तो देखती है गदिश अय्यूब की गोद में बैठा है। दूसरी तरफ लियो गदिश को ढूंढने उस रूम में आ पहुंचता है जहां अय्यूब ब्लैक मैजिक करता था और तभी ठीक उसके पीछे गदिश मौजूद होता है। पल भर में वह लियो को कमरे में बंद कर कहता है देखता हूं तुम कितनी देर सरवाइव कर पाते हो। इसके बीच अल्फी फोटो देखकर समझ जाती है गदिश को स्टॉकहोम सिंड्रोम था। यह मानसिक रोगग्रस्त व्यक्ति उसी इंसान से प्यार करना शुरू कर देता है जो उसे टॉर्चर करता है। दरअसल अय्यूब उन पर शारीरिक यातना करने के समय से गदिश की यह डिजीज पैदा होती है, इसीलिए जब सब इसे टॉर्चर मानते थे वहां गदिश इसे आनंद के साथ एंजॉय करता था। दूसरी तरफ लियो जिस रूम में बंद था वहां रखी थी क्रिस्टी की डेड बॉडी। अब क्रिस्टी की डेड बॉडी अचानक जीवित होकर उसे हॉन्ट करती है और मुंह के अंदर हाथ डालकर जबड़े सहित मुंह को फाड़ देती है। बुद्धि लियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वॉकी टॉकी पर सुनती है गदिश कह रहा है लियो अब मेरे साथ है, इसके बाद तुम लोग भी मेरे पास ही आओगे। बात खत्म करते ही गदिश ऊपर के रूम में बिस्तर पर लेटकर खुद को अय्यूब के लिए कुर्बानी देता है तो एक इनविजिबल पावर उसकी बॉडी को टच करना शुरू करती है जो था अय्यूब। इधर बाकी लोग सीढ़ी के सामने आकर देखते हैं गदिश वहां बैठा है। उसे देखते ही बुद्धि पूछती है लियो कहाँ है। यह बात सुनकर वह हंसकर कहता है लियो जहां जाने का था वहीं गया है, यानी अय्यूब के पास, और तुम लोग भी वहां जाने वाले हो। और यहीं रिवील होता है कहानी का मुख्य रहस्य। दरअसल गदिश उस ब्लैक मैजिक की किताब में लिखे मंत्र के द्वारा अय्यूब की सोल को इस वर्ल्ड में लेकर आता है, लेकिन वह काफी नहीं था उसे इस वर्ल्ड में बनाए रखने के लिए, जिसके कारण उसका पहला शिकार होता है डीयूई और उसका अगला टारगेट थी अल्फी, क्योंकि अय्यूब को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके साथ उससे भी कोई भयानक इविल एंटिटी जुड़ी हुई हो। हमने पहले पार्ट में अल्फी की स्टोरी देखी है। ये घटना जानने के बाद बुद्धि किताब को आग में जलाने जाती है तो गदिश उसे बाधा देता है, लेकिन अल्फी के साथ यह वही चीज करने जाता है तो उसकी पावर काम नहीं करती। इस मौके का फायदा उठाकर अल्फी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन गदिश खुद को बचा लेता है। मार्था गदिश को नाइफ से मारने जाती है तो गदिश उलटकर उसके पेट में नाइफ डाल देता है। इसके बाद वह अल्फी और मार्था को एक रूम में बंद कर आग लगा देता है। मार्था अल्फी का हाथ पकड़कर वचन देने को कहती है कि वह इस बुक का उपयोग कर गदिश और अय्यूब को रोकेगी, और इसके बाद वह मर जाती है। अतः कोई उपाय न होने के कारण अल्फी किताब में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू करती है तो अचानक उसके हाथ में आग जल उठती है और वह डीमोनिक हाथ में बदल जाता है। इधर गदिश नाडा को मारने जाता है तो अल्फी रूम के अंदर अपने माँ और बाप को बैठा हुआ देखती है जो एकटक टीवी की तरफ देख रहे थे, और टीवी में नाडा लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। अंधेरे कमरे में अल्फी अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वहां से किसी तरह नाडा को बचाकर बाहर निकलने जाती है तो उनकी बाधा बनकर खड़ी होती है मार्था। उससे किसी तरह भागकर एक जगह पहुंचती है तो सफेद कपड़े में लिपटी मार्था धीरे धीरे अय्यूब में परिवर्तित होकर उन पर अटैक करता है तो गदिश दूसरी तरफ से उन्हें दूर फेंक देता है और वह अल्फी का हाथ देखकर कहता है
तुम जो सोच रही हो उस तरह से इसका उपयोग नहीं कर पाओगी, क्योंकि उसे उपयोग करने के लिए असली रूल जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात क्या जानती हो? तुम अय्यूब के लिए सबसे बेस्ट सैक्रिफाइस मटेरियल हो। बात खत्म करते ही वह अल्फी के मुंह में खून की उल्टी कर लंबी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल देता है। अल्फी किसी तरह खुद को बचाने के लिए नाइफ से उसकी जीभ पर हमला करती है तो गदिश उसे फेंक देता है। तभी नाडा उसे बचाने आती है तो अल्फी कहती है, तुम सीढ़ी के सामने खड़ी होकर मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। यह कहकर गदिश पर अटैक करती है, फिर भी इसका कोई असर नहीं होता है। तभी गदिश के मुंह से कुछ एक अजीब चीज बाहर आती है तो अल्फी अपनी प्राप्त शक्ति के बल पर शो प्लेट उसके सिर में डाल देती है। अब मौका देखकर कमरे में आग लगाकर नाडा को लेकर भागने जाती है तो वहां फिर से उनका रास्ता रोककर खड़ा होता है गदिश। अब वह पूरी तरह से अलग लग रहा था। उनको भागने में मदद करने के लिए बुद्धि गाड़ी से गदिश को धक्का मारकर फेंक देती है तो यहाँ हो जाती है सबसे भयानक घटना, क्योंकि गदिश का पेट चीर कर अय्यूब बाहर आता है तो अय्यूब पूरी शक्ति से बुद्धि पर अटैक करने जाता है तो अल्फी बीच में चली आती है तो अय्यूब उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अल्फी नाडा को उससे दूर रहने को कहती है क्योंकि वह अब अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसे बचाने के लिए अपने सीने में चाकू डालती है तो वह एक विजन देखती है जहां चारों तरफ अंधेरा और सफेद धुएं के बीच दूर लक्ष्य करती है कोई खड़ा है। धीरे धीरे सामने बढ़ती है तो देखती है एक अजीब आकृति का कोई शैतान खड़ा है और इस शैतान की पूजा ही अय्यूब करता था। इसका नाम मलक है। अल्फी पूछती है, अय्यूब अब कहाँ है? तभी डीमोन अपना हाथ सामने बढ़ाकर कहता है, वह अब मेरे पास कैद है और अब वह एक अभिशाप में बदल गया है। और तुम क्या सोच रही हो? तुम खुद क्या हो? तुम एक अपवित्र सोल हो जो अपनी किस्मत की नियति को मान नहीं पा रही हो। तुम शुरू से ही मेरी नजर में थी और तुम्हारी वह अपवित्र सोल भी मेरी। यह कहकर बड़े नाखूनों वाली उंगली अल्फी के सीने के घाव की जगह डालती है तो वह अचानक जाग उठती है। वह जैसे एक अजीब शक्ति के कारण बच गई थी जिसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। अब सुबह होते ही वे इस जगह से प्रस्थान करते हैं और इस घटना के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।